नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ इस हिंदी साहित्य जेआरएफ सिलसिले में। हम तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को रिवीजन पर्पज से देख रहे हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम चीज़ों को देखते हैं। देखिए, ये जो भी वीडियोज़ आ रही हैं सारी की सारी रिवीजन पर्पज से आ रही है, इसलिए कंटेंट को मैं केवल जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हीं को ला रहा हूँ और चीज़ों को केवल फैक्ट के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए आपको कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है और टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप आसानी से साहित्य गुरु के नाम से देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं और पीडीएफ वहाँ पे फ्री में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और चीज़ों को देखते हैं। देखिए, विशिष्टता और बोली। जो ओकार बहुला जो बोलियां हैं वह कौन कौन सी है? ब्रज भाषा है, मारवाड़ी है, बुंदेली है। ये सारी की सारी क्या है? ओकार बहुला है। वहीं आकार बहुला जो है खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्कनी, ये सारी की सारी आकार बहुला बोलियां हैं। तो ये पूछा जाता है कि ओकार बहुला और आकार बहुला में कौन कौन सी बोलियां आती है, तो आप इससे देख सकते हैं और बता सकते हैं। वहीं देखिए, राजभाषा संकल्प 1968 में पारित हुआ था, इसीलिए इसका सही विकल्प 2 होगा। देखिए क्या है कि जो स्पष्टीकरण है, देखते हैं। राजभाषा संकल्प 1968 के अनुसार हिंदी के प्रसार एवं विकास के गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। यह 1968 के अनुसार ये बातें कही गई थी। प्रश्न पूछा जाता है कि धारा 1968 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें या क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो ये सारी बातें जो है उसके अंतर्गत आती हैं। वहीं देखिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं शती के एक शिलालेख में हुआ है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राजा ने किया था और कौन से समय में देखने को मिलता है, तो जयभट्ट ने 7वीं-8वीं शती में शिलालेख में किया है। वहीं देखिए, देवनागरी के ध्वनि चिन्ह संस्कृत व्याकरण के अनुसार वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार वर्गीकृत है कि एक स्थान विशेष से उच्चारित होने वाले अक्षर एक ही वर्ग में सम्मिलित हैं। नागरी लिपि में अक्षरों के नाम तथा इसके लिखित एवं उच्चारित रूप में भिन्नता नहीं है। मतलब जिसको देवनागरी में जिसको हम जिस रूप में लिखते हैं उसका उच्चारण भी उसी रूप में किया जाता है। वहीं देखिए, हिंद आर्य भाषा परिवार का सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। जो हिंद आर्य भाषा परिवार है भारत का सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। इसका विभाजन इंडो यूरोपीय हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से हुआ है। इसकी दूसरी शाखा इंडो ईरानी भाषा परिवार है। तो इसकी दूसरी शाखा कौन सी है? इंडो ईरानी भाषा परिवार है, जिसकी प्रमुख भाषाई फारसी, ईरानी, पश्तो, बलूची इत्यादि है। भारत की 2/3 से अधिक आबादी हिंद आर्य भाषा परिवार की कोई न कोई भाषा विभिन्न स्तरों पर प्रयोग करती है, जिसमें संस्कृत समेत मुख्यतः उत्तर भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं जैसे हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी भाषाएं शामिल हैं। तो इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। वहीं देखिए, अफ्रीकी एशियाई भाषा परिवार, इसकी प्रमुख भाषाओं में आरामी, असेरी, सुमेरी, अक्कादी और कनानी वगैरह शामिल थी, लेकिन आजकल इस समूह की प्रसिद्धतम भाषाएं अरबी और इब्रानी हैं। इन भाषाओं में मुख्यतः 3 धातु अक्षर होते हैं और बीच में स्वर घुसाकर इनसे क्रिया और संज्ञाएं बनानी जाती है। अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं। वहीं देखिए, द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत की कई संबंधित भाषाओं का समूह है। इसमें मुख्यतः तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और
तुलु भाषा आती है। उत्तर और पूर्व भारत की कुछ भाषाएं जैसे ब्राहुई, गोंडी, कुडुख द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ये सभी भाषाएं असलिष्ट योगात्मक एग्लूनेटिंग लैंग्वेजेस हैं और इनसे संस्कृत से कई शब्द भी हैं। इनमें से तमिल सबसे पुरानी है और उसे शास्त्रीय भाषा माना जाता है। देखिए, तमिल जो है सबसे पुरानी भाषा है द्रविड़ भाषाओं में और इसको शास्त्रीय भाषा भी माना जाता है। इन भाषाओं की लिपि ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है और इनकी जो लिपि है ब्राह्मी से ही उत्पन्न हुई है। इन भाषाओं में ट, न, ल, ड़, ड, ढ, ड आदि ध्वनियाँ बहुत अधिक पाई जाती है। इनका जो प्रयोग है सबसे ज़्यादा इस भाषा में होता है, द्रविड़ भाषा में। वहीं देखिए, अंडमानी भाषा परिवार जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का सबसे छोटा भाषाई परिवार है। इसकी खोज पिछले दिनों मशहूर भाषा विज्ञानी प्रोफेसर अन्विता अब्बी ने की। इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आती है, जिसमें प्रमुख है अंडमानी ग्रेड, अंडमानी ओंगे, जारवा आदि। तो ये सारी की सारी इसके अंतर्गत मुख्य मुख्य भाषा समूह हमें देखने को मिलते हैं। वहीं देखिए, कोरकू पूछा जाता है कि कोरकू क्या है, तो कोरकू ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की बोली है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार एशियाइक और मलय पॉलिनेशियन दोनों को मिलाकर ऑस्ट्रिक नाम दिया गया है। इस परिवार को दो शाखाएं हैं। मान खमेर शाखा की भाषाएं बर्मा तथा हिंदी चीन के कुछ देशों में बोली जाती है। भारत में इस शाखा की भाषाएं खासी और निकोबारी हैं, जो गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी है, उधर ये भाषाएं बोली जाती है। वहीं देखिए, भीली भाषा पश्चिमी हिंद आर्य भाषाओं का एक समूह है। भीली भाषा कहाँ का है? पश्चिमी हिंद भाषाओं का एक समूह है। वहीं निमाड़ी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र की बोली है। गोंडी एक आदिवासी समुदाय गोंड समूह की भाषा है। वहीं देखिए, भाषा परिवार की अवधारणा ऐतिहासिक अवलोकन पर आधारित है कि भाषाएं बोलियों का विकास करती हैं, जो समय के साथ अलग अलग भाषाओं में बदल सकती है। हालांकि भाषाई वंश परिचित जैविक वंश की तुलना में कम स्पष्ट है, जिसमें प्रजातियां क्रॉसब्रीड नहीं करती हैं। तो इसमें प्रजातियां क्या क्रॉसब्रीड नहीं करती हैं। वहीं देखिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आपको पता है कि मध्यकालीन आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पाली, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक या 1 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें अभिलेखी प्राकृत भी आती है। वहीं देखिए, प्राकृत जिसका 100 ईस्वी या 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। वहीं देखिए, अपभ्रंश जो कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। तो ये मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत आता है। मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। वहीं देखिए, पाली भाषा यह प्राकृत का आरंभिक रूप है, जिसका समय 500 ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी के प्रारंभ तक माना गया है। इसकी उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि संस्कृत की उत्पत्ति प्राकृत से हुई है। वहीं देखिए, प्राकृत इसे द्वितीय प्राकृत और साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। इसका काल प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक है। विभिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हो गए थे। वहीं देखिए, अपभ्रंश भाषा आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। वहीं देखिए, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है और प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है, यह कड़ी माना जाता है। वही देखिए, संस्कृतम भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। संस्कृत एक हिंद आर्य भाषा है, जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई है। इन सभी भाषाओं में यूरोपीय
बंजारों की रोमानी भाषा भी शामिल है। संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्मग्रंथ लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म, विशेषकर महायान तथा जैन मत के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। वहीं देखिए राजस्थानी के बारे में हम देखते हैं। राजस्थानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में से एक है, जिसका वास्तविक क्षेत्र वर्तमान राजस्थान प्रांत तक ही सीमित न होकर मध्य प्रदेश के कतिपय पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में और पाकिस्तान के बहावलपुर जिले तथा दूसरे पूर्वी और दक्षिण पूर्वी सीमा प्रदेशों में भी है। यह हरियाणा, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों का समूह है। वहीं देखिए पहाड़ी बोली भारतीय आर्य परिवार से जुड़ी भाषाओं का एक समूह है, जो मुख्यतः हिमालय के निचले क्षेत्रों में बोली जाती है। पहाड़ी का हिंदी में शब्दार्थ पहाड़ का है। इस समूह को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पूर्वी पहाड़ी में नेपाली मुख्य भाषा है, जो प्रारंभिक रूप से नेपाल में बोली जाती है। मध्य पहाड़ी भाषाएं उत्तरांचल राज्य में, पश्चिमी पहाड़ी भाषाएं हिमाचल प्रदेश में शिमला के आसपास बोली जाती है। वहीं देखिए पहाड़ी बोली भारतीय आर्य परिवार से जुड़ी भाषाओं का एक समूह है, जो मुख्यतः हिमालय के निचले क्षेत्रों में बोली जाती है। पहाड़ी का हिंदी में शब्दार्थ पहाड़, ये ऊपर वाला ही आ गया, डबल बार हो गया। वहीं देखिए पूर्वी हिंदी का वह रूप जो भारत के पूर्वी भूभाग में बोला जाता है, उसे पूर्वी हिंदी कहते हैं। पूर्वी हिंदी का वही क्षेत्र है जो प्राचीन काल में उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल था। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अवधी और मध्य प्रदेश में बघेली तथा छत्तीसगढ़ी का सारा क्षेत्र आता है, अर्थात कानपुर से मिर्ज़ापुर तक और लखीमपुर की उत्तरी सीमा से दुर्ग बस्तर की सीमा तक के क्षेत्र में पूर्वी हिंदी बोली जाती है। नेपाली नेपाल की राष्ट्रभाषा है और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से एक है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेपाली जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, तो इससे प्रश्न बन सकता है। इसे खसकुरा खस भाषा या गोरखा खस भाषा भी कहते हैं। कुछ संदर्भों में गोरखाली एवं पर्वतिया भी नेपाली भाषा नेपाल की राष्ट्रीय भाषा है। यह भाषा नेपाल की लगभग 45% लोगों की मातृभाषा भी है। पंजाबी गुरुमुखी, शाहमुखी एवं हिंद आर्यन भाषा है। जो पंजाबी है उसको गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, इसलिए हम इसको गुरुमुखी और शाहमुखी भी कह रहे हैं। इसके बोलने वालों में सिख, मुसलमान और हिंदू सभी शामिल हैं। पाकिस्तान की 1998 की जनगणना और 2009 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत और पाकिस्तान में इस भाषा को बोलने वालों की संख्या लगभग 9 करोड़ 13 लाख लोग हैं। यह विश्व की 11वीं सबसे व्यापक भाषा है। पंजाबी जो है विश्व की 11वीं सबसे व्यापक भाषा के अंतर्गत आती है। वही देखिए हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। यह भारत की राजभाषा है। हिंदी हिंदुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप है, जिसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है और अरबी फारसी शब्द कम है। तो ये सारी के सारे जो थे इम्पोर्टेंट तथ्य थे जो कि पूछे जाते हैं नेट जीआरएफ में। वहीं देखिए राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा भी प्रयोग में लाई जाएगी। अतः यह बात जो है स्पष्टीकरण में हम देखते हैं कि 1963 संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत अधिनियमित है। इसका मतलब है कि सभी कामकाज हिंदी और अंग्रेजी में साथ साथ जारी किए जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य थे नेट जीआरएफ में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं, इसीलिए इन सभी तथ्यों पे बात की गई है और ये इन्हीं सभी तथ्यों से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो मुझे आशा है अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये जो
प्रैक्टिस सीरीज़ है, रिवीजन सीरीज़ है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होने वाला है। और आपको जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री में सारी पीडीएफ, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं और चीज़ों को जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।